तो कैसे हो दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि ये सेल साइकिल होता क्या है। तो जो पेरेंट सेल है ना, इनमें सबसे पहले ग्रोथ होते हैं। जब ये ग्रो करता है उसके बाद ये डिवाइड करते हैं और दो डॉटर सेल बनाता है। फिर इन दोनों डॉटर सेल में भी ग्रोथ होते हैं, फिर ये भी डिवाइड करते हैं। यानी कि इस तरह से सेल ग्रोथ और सेल डिवीज़न का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती ही रहता है। इसी को हम कहते हैं क्या, सेल साइकिल। अब सेल डिवीज़न क्या है, तो जब सेल डिवाइड होकर दो पार्ट्स में बढ़ जाते हैं ना, तो इसी को सेल डिवीज़न कहते हैं। एक्चुअल में जो सेल डिवीज़न है ना, वो सेल साइकिल का ही एक पार्ट है। ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये जो सेल है वो डिवाइड क्यों करता है। तो देखो, इनिशियल स्टेज में जो पेरेंट सेल होते हैं ना, वो स्मॉल होता है। तो जो न्यूक्लियस है वो आसानी से साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर लेता है ना, इनिशियली। लेकिन जैसे जैसे सेल ग्रो कर रहा होता है, क्योंकि सेल ग्रोथ तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ग्रो तो करेगा। यानी कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है। तो होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है ना, वो इतने बड़े साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर पाता है। यानी कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर कहें कि डिक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, इसीलिए सेल को डिवाइड करना पड़ता है, ताकि ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है उसको वापस से रिस्टोर किया जा सके, है ना। अब सर ये समझेंगे कि सेल डिवीज़न का इम्पोर्टेंस। तो सेल डिवीज़न का इम्पोर्टेंस मेनली ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो इनमें जो ग्रोथ होते हैं ना, वो समझने से पहले ये देखेंगे कि सर ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है। तो ग्रोथ में ट्विन कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर वन ये है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, और कैरेक्टर टू क्या है, इंक्रीज इन मास। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि जो सेल होता है वो डिवाइड होकर दो सेल में बढ़ जाते हैं। मतलब कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में बढ़ जाते हैं। यानी कि सेल ग्रोथ और सेल रिप्रोडक्शन ये सेल डिवीज़न के थ्रू ही हुआ। एक्चुअल में सेल ग्रोथ और सेल रिप्रोडक्शन और सेल डिवीज़न ये तीनों एक साथ होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो इनमें जो ग्रोथ होता है ना, कैसे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इनमें होते हैं, तो ये भी सेल डिवीज़न के थ्रू ही होता है। और अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ, है ना, जो कि दो तरह का होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सेल डिवीज़न होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो इनमें भी सेल डिवीज़न होते हैं। कैसे, तो जो पेरेंट सेल होता है ना, अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन की जो बॉडी होती है उनमें डिप्लॉइड सेल होता है। तो इस डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस होती है तो क्या बनता है, गैमेट्स बनता है, जो कि हैप्लॉइड होता है। अगर मेल बॉडी की बात करें तो ये मेल गैमेट्स बनाएगा, स्पर्म। और फीमेल बॉडी की बात करें तो ये फीमेल गैमेट्स बनाएंगे, यानी कि ओवम, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, ये स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद ये जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट बन गया। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि डिप्लॉइड सेल से गैमेट्स बन रहा है जो है ना, वो मियोसिस के थ्रू बन रहा है, जो कि सेल डिवीज़न है। अब ये जो जाइगोट है, इससे मिलियंस ऑफ सेल्स या कॉलोनीज ऑफ सेल्स बनती है। कैसे, तो इस जाइगोट में ना कंटिन्यूसली माइटोसिस होती है, यानी कि सेल डिवीज़न होता है, तब जा कर के मिलियंस ऑफ सेल्स या कॉलोनीज ऑफ सेल्स बनते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि और क्या इंपॉर्टेंस है सेल डिवीज़न का। तो सेल डिवीज़न का इम्पोर्टेंस हीलिंग के टाइम भी होता है, जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, या एलिमेंट्री कैनाल के लाइनिंग में जो सेल्स है उसके रिप्लेसमेंट में, या फिर ये स्किन के एपिडर्मिस में जो सेल का रिप्लेसमेंट होता है, तो उसमें भी सेल डिवीज़न का इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा जब सेल लॉस्ट हो जाते हैं या डैमेज हो जाता है या डेड हो जाते हैं, तो उनमें भी सेल डिवीज़न का इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे मैंने सेल डिवीज़न का इम्पोर्टेंस देख लिया। ओके, सेल डिवीज़न का इम्पोर्टेंस यहाँ पे मैंने देख लिया। और अब हम सेल साइकिल में इंटर करते हैं। तो एक पेरेंट सेल जब दो डॉटर सेल एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर जब दो डॉटर सेल बनते हैं ना, तो इस ड्यूरेशन के बीच में जो कुछ भी इवेंट होता है वो सारे इवेंट एक सेल साइकिल में इंक्लूड किए जाते हैं। और कौन कौन सा इवेंट होता है, तो सबसे पहले एक सेल साइकिल में आपको कौन कौन सा इवेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले सेल ग्रोथ होते हैं, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है, फिर ये
डीएनए का सिंथेसिस होता है, उसके बाद सेल डिवाइड करते हैं। और ये जो सारे इवेंट है ना, ये रेंडमली होते हैं, मतलब कि सॉरी, ये सारे इवेंट जो है ना, ये रेंडमली नहीं होते हैं, बल्कि हाईली कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं और रेगुलेटेड होते हैं। किनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है इनको? तो कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि साइक्लिन प्रोटीन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन, इनके द्वारा ये रेगुलेट किए जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है ना, तो विदाउट एरर होता है, ताकि इंटैक्ट जीनोम ये डॉटर सेल में पहुँच सके। ओके, अब हम देखेंगे कि सर सेल डिवीज़न का टाइमिंग क्या है। जैसे कि ई कोलाई की बात करें तो ये 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है ना। ईस्ट की बात करें जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर फंगस है, ये 90 मिनट्स में डिवाइड कर जाते हैं। अगर मैं ह्यूमन चिक सेल की बात करूँ 24 आवर लगता है डिवाइड करने में। अगर मैं बात करूँ जो एलिमेंट्री कैनल के लाइनिंग में जो सेल्स होते हैं ना, तो वो 1 वीक में 2 बार उनका रिप्लेसमेंट होता है। यानी कि सेल डिवीज़न का जो टाइमिंग है वो 3.5 से 4 दिन के बीच में होता है। लेकिन जो एडल्ट हार्ट सेल है या फिर न्यूरॉन्स, ये भाई डिवीज़न ही नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेशन निकाला कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न का या सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, सेम ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंट टाइप के सेल्स में सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। अब हम सेल साइकिल को और डीपली में समझते हैं। तो सेल साइकिल को ना हमने 2 फेजेस में बांट रखा है। कौन कौन सा? एक इंटरफेज और एक एम फेज, यानी कि माइटोसिस। सबसे पहले माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है। इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल रेस्ट में होते हैं, बल्कि सेल तो यहाँ पे सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। इसीलिए इंटरफेज को रेस्टिंग फेज के साथ साथ प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। क्या क्या प्रिपेयर करता है भाई? तो सेल ग्रोथ होता है ना। इंटरफेज में सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है यहाँ पे से, और जो डीएनए की सिंथेसिस है वो भी यहीं पे होती है। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेल साइकिल का 95% से भी ज़्यादा टाइमिंग ना इंटरफेज में जाता है। यानी कि अगर मैं ह्यूमन चिक सेल की बात करूँ तो ये 23 आवर से भी ज़्यादा टाइम इंटरफेज में लगाता है। इंटरफेज में 3 सब फेजेस होते हैं। कौन कौन सा? G1 फेज़ यानी कि गैप 1 फेज़, एस फेज़ यानी कि सिंथेसिस फेज़, G2 फेज़ यानी कि गैप 2 फेज़, ठीक है। इंटरफेज के बाद ये एम फेज़ में जाता है, यानी कि माइटोसिस इसका होता है। माइटोसिस को ना हम मोस्ट ड्रामेटिक फेज़ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सेल कंपोनेंट्स है, जितने भी सेल कंपोनेंट्स होते हैं उसका रीऑर्गेनाइज हो रहा होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, बंटवारा हो रहा होता है। तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे कि ये सीरियल्स में जैसे होते हैं ना ड्रामा, उस तरह का हमें देखने को मिलता है। इसलिए इसको हम मोस्ट ड्रामेटिक फेज़ कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल जो सेल डिवीज़न होता है ना वो एम फेज़ में ही होते हैं। ओके, और जो सेल साइकिल का 5% से भी कम टाइमिंग है ना, वो एम फेज़ में जाता है। मतलब अगर मैं ह्यूमन चिक सेल की बात करूँ तो 1 आवर से भी कम टाइम सेल डिवीज़न में जाता है। अब जो माइटोसिस होता है ना, ये 2 पार्ट में कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का डिवीज़न। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीज़न। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन सभी के बारे में डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे अब देखेंगे कि सर जितना भी अपने फेजेस बताया है उसका डेफिनेशन बताओ। तो सेल साइकिल का मैंने बताया था कि सर सबसे पहले इंटरफेज होगा, फिर एम फेज, फिर इसी तरह से इंटरफेज एम फेज चलते जाएगा। तो मैंने इंटरफेज का डेफिनेशन क्या बोल देंगे यहाँ पे कि 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का फेज इंटरफेज कहलाएगा। एम फेज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? 2 सक्सेसिव इंटरफेज के बीच का फेज एम फेज कहलाएगा। अब इंटरफेज को मैंने 3 सब फेजेस में बांट रखा था, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, फिर एम फेज, फिर G1 एस, G2 एम, इस तरह से चलते जाएगा। तो G1 फेज का डेफिनेशन क्या हो गया कि सर ये एम फेज़ और एस फेज़ के बीच का फेज़ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये एम फेज़ के बाद आ रहा है तो पोस्ट माइटोटिक फेज़, एस फेज़ के पहले आ रहा है तो प्री सिंथेसिस फेज़। एस फेज़ को क्या कहेंगे? तो ये G1 और G2 के बीच का फेज़ है। G2 फेज़ को हम क्या कहेंगे? तो सर ये एस और एम के बीच क्या आ रहा है ना, एस और एम के बीच में आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? एस के बाद आ रहा है तो पोस्ट सिंथेसिस फेज़, एम के पहले आ रहा है तो प्री माइटोटिक फेज़।
अच्छा, एम फेज का डेफिनेशन क्या हो गया, ये G2 और G1 के बीच का फेज है। अब यहाँ पे इंटरफेज को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं G1 फेज की बात करूँगा। तो यहाँ पे ना सेल मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिवेट होते हैं, और भी फेजेस में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिवेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हाईली एक्टिवेट होते हैं। और मैक्सिमम सेल ग्रोथ आपको G1 फेज में ही देखने को मिलता है। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन भी G1 फेज में ही देखने को मिलता है। एस फेज में अगर मैं बात करूँ तो एस फेज में ना डीएनए की सिंथेसिस होती है, तो उसके लिए काफ़ी एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वो एटीपी G1 फेज में ही बनता है। वो एंजाइम्स यानी कि प्रोटीन, एटीपी, ये G1 फेज में ही बनता है। अब अगर प्रोटीन बन रहा है तो एमआरएनए और एमिनो एसिड वो भी G1 फेज में ही बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेल डिवीज़न का जो डिसीजन है वो भी G1 फेज में ही लिया जाता है। इसके बाद ये जाता है एस फेज में। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है, मतलब कि डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल होता है, ठीक है। और इस डीएनए को पैकेजिंग करने के लिए यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी बनते हैं। और एक चीज़ और जो कि है सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम, अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो उसका डुप्लीकेशन भी एस फेज में ही होता है। इसके बाद ये जाता है G2 फेज में। G2 फेज में भी सेल ग्रोथ देखने को मिलती है ना। और यहाँ जो बचा हुआ सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उसका डुप्लीकेशन ये यहीं पे होता है, G2 फेज में ही होता है। एम फेज में ये क्या बोलते हैं, हाँ, स्पिंडल फाइबर बनता है, यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं। स्पिंडल फाइबर बनता है ना भाई, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, तो वो प्रोटीन भी G2 फेज में ही बनता है। अब अगर प्रोटीन बन रहा है तो एमआरएनए और एमिनो एसिड भी बनेगा G2 फेज में, है कि नहीं। हाँ सर, चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। अब ये इंटरफेज की बात करने के बाद एक और फेज़ है जिसे कहते हैं जीनोट फेज़ या फिर क्वेसेंट फेज़। सर ये क्वेसेंट फेज़ क्या है, तो कई सारे ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सेल्स G1 फेज़ से एग्जिट होकर जीनोट फेज़ में इंटर कर जाता है। अच्छा, और यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिवेट होते हैं लेकिन डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं केवल। लेकिन जब भी कभी सेल हीलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, जब यह सेल लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में इन सेल के पास सिग्नल जाता है ना, तो ये सेल वापस से G1 फेज में इंटर कर जाते हैं, फिर सेल डिवीज़न करते हैं। लेकिन कई सारे तो ऐसे सेल्स भी होते हैं जो परमानेंटली G0 फेज में ही इंटर करता है, जो कि है एडल्ट हार्ट सेल एंड न्यूरॉन्स। ये परमानेंटली G0 फेज में ही इंटर करते हैं, ये परमानेंटली G0 फेज में ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने बताया था कि एस फेज में ये डीएनए की सिंथेसिस होती है, मतलब कि डीएनए का कंटेंट डबल होता है। लेकिन ट्विस्ट वाली बात यह है कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। अब कैसे क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो देखो, मान लेते हैं कि G1 फेज में आपने डीएनए का कंटेंट लिया 2C। 2C क्यों, क्योंकि डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंड में होते हैं, तो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड का जो कंटेंट है वो आपने अगर C लिया है तो डबल स्ट्रैंड का कंटेंट 2C हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2C लिया। यही चीज़ अगर मैं क्रोमोसोम के नज़रिए से देखूँ तो मान लेते हैं कि आपने क्रोमोसोम का सिंगल सेट लिया है, ठीक है, यानी कि प्रोडी लेवल आपका हैप्लॉइड है। अब जब ये एस फेज में आता है जहाँ पे कि डीएनए का कंटेंट डबल होता है, तो डीएनए 2C से 4C हो जाएगा। क्रोमोसोम के नज़रिए से देखूँ तो ये क्रोमोसोम का नंबर भी सेम ही रहेगा, है ना, सिंगल सेट में ही रहेंगे। बस ये जो क्रोमोसोम है ना वो डबल क्रोमेटिड के हो जाएगा, क्योंकि डीएनए का कंटेंट डबल हुआ है। अब जब इसका माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस में क्या होता है भाई, माइटोसिस में क्या होता है, तो सेल, एक जो सेल है ना वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में बढ़ जाते हैं। मतलब कि जो डीएनए है वो आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों डॉटर सेल में, यानी 2C डीएनए इस डॉटर सेल में और 2C डीएनए इसमें। यही चीज़ अगर मैं क्रोमोसोम के नज़रिए से देखूँ तो क्रोमोसोम भी आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा, लेकिन बढ़ेगा कैसे, तो सिंगल क्रोमेटिड का क्रोमोसोम दोनों में चला जाएगा। तो मैंने ओवरऑल ये देखा कि जब किसी पेरेंट सेल में माइटोसिस होता है ना, और
दोनों दो डॉटर सेल बनाते हैं तो प्रत्येक डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल के इक्वल होता है। मतलब कि किसी सेल में माइटोसिस होगा ना तो दो डॉटर सेल बनाते हैं, दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल के इक्वल होता है, इसीलिए हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस को क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। मतलब कि अगर हैप्लॉइड सेल है उसमें माइटोसिस होगा तो हैप्लॉइड डॉटर सेल ही बनेंगे, डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगा तो डिप्लॉइड ये डॉटर सेल ही बनेंगे। ठीक है, हाँ सर, ये यहाँ पे हमने देख लिया। और कुछ यहाँ पे है क्या? हाँ, अब इंटरफेस की बात करने के बाद हम समझते हैं माइटोसिस को और डीपली में समझते हैं। माइटोसिस को ऊपर ऊपर से अभी आपने समझा है, ठीक है। अब और डीपली में समझते हैं कि सर माइटोसिस एक्चुअल में किस किस फेजेस से होकर के गुजरता है ना। ओके, तो देखो माइटोसिस में हमने जैसे कि बताया था कि कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है ना। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इन सबको समझते हैं। और ये जो फेजेस होते हैं ना भाई, ये प्रोग्रेसिव फेज होते हैं। मतलब कि इन फेजेस के बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं होता है ना। एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। प्रोफेज, कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला फेज क्या है? प्रोफेज। प्रोफेज में जो डीएनए है ना वो नॉट डिस्टिंक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में होते हैं। मतलब डीएनए इंटरवाइंड होते हैं या फिर टैंगल्ड कह सकते हैं कि ये इस फॉर्म में होता है ना। यहाँ पे प्रोफेज में जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे डीएनए कंडेंस होना शुरू हो जाता है, मतलब कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे इतना क्रोमोसोम तो देखने को मिल ही जाएगा ना कि आपको दिखाई देगा कि हाँ क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं और एक सेंट्रोमियर होता है, ऐसा आपको दिखाई देगा प्रोफेज में। ओके, ठीक है सर। अब तो प्रोफेज के एंड पे आपको देखने को मिलेगा ये जो न्यूक्लियोलस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, जीसी, ये सब डिसअपियर हो जाएंगे प्रोफेज के एंड पे। और यहीं से शुरुआत होती है मेटाफेज की, जिसे ट्रांजिशन टू मेटाफेज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टू मेटाफेज कहते हैं। अब देख भाई, ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या होता है? तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज में हमने बताया कि यहाँ पे माइटोटिक एपरेटस बनते हैं। सर ये माइटोटिक एपरेटस क्या है? तो जो सेंट्रोसोम होते हैं ना, उनसे उनके चारों तरफ से स्पिंडल फाइबर निकल रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि कोई स्टार चमक रहा है, तो इसीलिए हम इसको एस्टर कहते हैं। तो दोनों एस्टर और इनसे निकलने वाले स्पिंडल फाइबर को मिला करके हम क्या कहेंगे? माइटोटिक एपरेटस कहते हैं, जो कि केवल हमें एनिमल्स में ही देखने को मिलता है। ये एस्टर केवल एनिमल्स में होते हैं, इसलिए हम एनिमल्स को एस्ट्रल या फिर एम्फीएस्ट्रल कहेंगे। प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम इस प्लांट्स को एनेस्ट्रल कहेंगे। ओके, जब मेटाफेज में जाता है तो मेटाफेज में सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर काउंट कर सकते हो, मेटाफेज में क्रोमोसोम का नंबर काउंट कर सकते हो और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख सकते हो, मॉर्फोलॉजी की। जो क्रोमोसोम होते हैं ना उनमें 2 क्रोमेटिड होते हैं और एक सेंट्रोमियर होता है। इस सेंट्रोमियर के अराउंड प्रोटीनेशियस सेक होते हैं, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है और स्पिंडल फाइबर के हेल्प से ही इन सभी क्रोमोसोम को एक इक्वेटर पे लाइन करता है, जिससे कि एक इक्वेटोरियल प्लेट बन जाता है या फिर मेटाफेजिक प्लेट जिसको कि कहते हैं, वो बन जाता है। ठीक है, तो ये मेटाफेज की हमने बात कर ली। अब एनाफेज में आते हैं। तो एनाफेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर है दोनों तरफ से क्रोमोसोम को खींच रहा होता है, जिससे कि सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाते हैं और जो क्रोमेटिड है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। ठीक है, और ये जो क्रोमेटिड है ना, सिस्टर क्रोमेटिड, यही फ्यूचर में डॉटर क्रोमोसोम बनता है। ओके, तो एनाफेज में होता क्या है कि ये क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स पे मूव कर रहा है, तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है कि जो सेंट्रोमियर है वो आगे आगे जा रहा होता है और ये जो आर्म्स हैं वो पीछे की तरफ लटकती हुई आ रही होती है। ठीक है, तो हमें शेप देखने को मिलता है, शेप है ना क्रोमोसोम का। तो अगर आपको क्रोमोसोम का शेप देखना है यानी कि एनाटमी, तो एनाफेज इज़ द बेस्ट फेज। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर भी शेप का है तो हम उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर सेंटर पे है। अगर एल शेप का है तो हम उसको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे, क्योंकि
सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे है सेंटर से। अगर जे शेप का है तो हम उसको एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे, यानी कि सेंट्रोमेयर नियर द एंड है। और अगर आई शेप का है तो हम उसको टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे, यानी कि सेंट्रोमेयर एंड पे है एकदम। ठीक है। एनाफेज के बाद हम बात करते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में जो क्रोमैटिड है या फिर कहें कि जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं और डिकंडेंस होना शुरू हो जाता है, मतलब कि अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है ना। और ये जो है क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER-GC, ये वापस ही अपीयर होने लगते हैं। तो हमने देखा कि टीलोफेज जो है ना, एक्चुअल में टीलोफेज जो है वो प्रोफेज का जस्ट अपोजिट है कि नहीं। तो इस तरह से हमने कैरियोकाइनेसिस को देख लिया। अब हम समझेंगे साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। तो एनिमल सेल में ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, जिसे हम फरो कहते हैं, यानी कि फरो का फॉर्मेशन होता है। और ये जो फरो है, ये जो फरो का फॉर्मेशन है ना, वो सेंटर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में होता है। फिर जब ये सेल मेम्ब्रेन आपस में मिल जाते हैं, जब फरो का फॉर्मेशन और ज़्यादा डीप होगा तो सेल मेम्ब्रेन आपस में मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन आपस में मिल जाने के बाद दो अलग अलग सेल बन जाते हैं। तो हमने देखा कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे हुआ, तो फरो फॉर्मेशन के थ्रू हुआ, जो कि सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में होता है। प्लांट सेल की बात करें तो सर यहाँ पे सेल वॉल होते हैं जो कि रिजिड होता है। ठीक है। अच्छा, तो इनमें कैसे होगा साइटोकाइनेसिस, तो सेल के सेंटर पे ER और GC के फ्रेगमेंट्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसे सेल प्लेट या फिर फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, है ना। इसे प्रिकर्सर ऑफ मिडिल लेमिला कहा जाता है, क्योंकि यही आगे जा कर के मिडिल लेमिला बनता है। अच्छा, ये जो सेल प्लेट है ना, इसका फॉर्मेशन अवे द सेंटर होता है ना, सेंटर से दूर जाते हैं ये, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में ये बढ़ते चले जाता है। फिर जब पूरी तरह से सेल प्लेट बन जाता है ना, तो इस सेल प्लेट के अराउंड सेल मेम्ब्रेन एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिससे कि दो अलग अलग प्लांट सेल बन जाता है और दोनों प्लांट सेल के बीच में मिडिल लेमिला बन जाता है, जो कि पहले सेल प्लेट था। तो हमने देखा कि प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे हुई, तो सेल प्लेट या फिर फ्रेगमोप्लास्ट के फॉर्मेशन से, जो कि सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में होती है। अब हम समझेंगे माइटोसिस का सिग्निफिकेंस। तो हमने पहले ही बता दिया था, है ना। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस ही हमने बताया था, जो कुछ भी वहाँ बताया सेल डिवीज़न के सिग्निफिकेंस के नाम पे हमने माइटोसिस का सिग्निफिकेंस ही बताया, केवल वो वाला छोड़ दिया जाए तो, जो मियोसिस था ना, जिसमें कि गैमेट्स बन रहे थे, वो वाला। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कि कई बार क्या होता है ना कि कैरियोकाइनेसिस इज़ नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। प्लांट्स में इस कंडीशन को सिंसिटियम कहते हैं, है ना। एग्जांपल हो जाएगा कोकोनट का ये लिक्विड इंडोस्पर्म। और फंगस में इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या कहेंगे, सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। एग्जांपल फाइकोमाइसिटिस। ये माइटोसिस किन में होती है, तो सभी सेल में होता है, चाहे वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो। अच्छा, एनिमल्स की बात करें तो मोस्टली एनिमल्स तो डिप्लॉइड सेल ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ सोशल इंसेक्ट्स हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, जैसे कि मेल बी, जिसे ड्रोन कहते हैं। प्लांट्स की बात करें तो जो लोअर प्लांट्स हैं ना, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये हैप्लॉइड होते हैं। और जो हायर प्लांट्स हैं जैसे कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है। तो माइटोसिस सभी में होगा भाई। ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस तो बता ही दिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन एक माइटोटिक पॉइजन है जो कि पॉलीप्लोइडी को इंड्यूस करता है। ये कोल्चिसिन कोल्सिकम ऑटमनेल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो कि लिलिएसी फैमिली का ही एक पार्ट है। ओके, यहाँ पे यही देख लेते हैं कि जो प्लांट में ग्रोथ होता है ना, चाहे वो लेंथ की बात करें या विथ, जिसे हम गर्थ कहते हैं, उसकी बात करें। लेंथ में ग्रोथ क्यों होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम में माइटोसिस होता है इसलिए। विथ या गर्थ में ग्रोथ क्यों होता है, क्योंकि जो लेटरल मेरिस्टम होते हैं उनमें माइटोसिस होता है इसलिए। ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पे जो मियोसिस है। अब एंट्री करते हैं किसमें, मियोसिस में। कितना टाइमिंग हो गया है, 24 मिनट। अब एंट्री करते हैं मियोसिस। तो मियोसिस कैसे होता है किसी भी सेल में, तो देखो
मान लेते हैं कि G1 फेज में आपने पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिया। सर पेयर ऑफ क्रोमोसोम काहे लिया, वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, आपने पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिया यानी कि प्लॉइडी लेवल आपका डिप्लॉइड है। जब एस फेज में आते हैं तो यहाँ पे डीएनए का कंटेंट डबल होता है, तो क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा, है ना, पेयर में ही रहेंगे लेकिन डबल क्रोमेटिड वाले रहेंगे। ठीक है, जब इसका मियोसिस होता है जो कि 2 पार्ट में कंप्लीट होते हैं, सबसे पहले मियोसिस 1 होगा, उसके बाद मियोसिस 2 होंगे। मियोसिस 1 में क्या होता है कि सेल में जब मियोसिस 1 होता है ना तो ये 2 डॉटर सेल में बढ़ जाते हैं। प्रत्येक डॉटर सेल में क्रोमोसोम आधा आधा बढ़ जाता है, यानी कि इस डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम आ गया कितना, आधा चला गया, यानी कि 1 सेट आया इस डॉटर सेल में, और इस डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम का 1 सेट आ गया। तो हमने ये देखा कि मियोसिस 1 के बाद जो डॉटर सेल आते हैं ना, उन डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है पेरेंट सेल के कंपेयर में, इसलिए मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, अब दोनों डॉटर सेल में मियोसिस 2 होगा। जैसे कि इसमें अगर देखूँ कि इनमें जब मियोसिस 2 होता है तो उसके बाद 2 डॉटर सेल ये भी बनाते हैं, है ना, तो मियोसिस 2 के बाद दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम आधा आधा डिवाइड हो जाता है लेकिन नंबर सेम रहता है क्योंकि सिंगल क्रोमेटिड का क्रोमोसोम आ जाता है इनमें, है ना। तो हमने देखा कि मियोसिस 2 में जो क्रोमोसोम का नंबर है, मियोसिस 2 के बाद जो डॉटर सेल बने हैं ना, उनमें क्रोमोसोम का नंबर पहले वाले सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है उसके इक्वल होता है, इसीलिए मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि ये माइटोसिस की तरह है। तो हमने ओवरऑल क्या देखा कि सर जब एक पेरेंट सेल में मियोसिस होता है तो 4 डॉटर सेल बनते हैं और चारों हैप्लॉइड होता है अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो। ठीक है, तो इसीलिए मियोसिस को हम क्या कहेंगे, मतलब डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया ना पेरेंट सेल के कंपेयर में, इसीलिए मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। ये मियोसिस हमने देख लिया। अब ये भी देख लेंगे कि सर मियोसिस हमेशा पेयर ऑफ क्रोमोसोम में ही क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि अगर अनपेयर में देखेंगे ना तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम भाई साहब आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा देखने को मिलेगा, फ्रैक्शन में देखने को मिलेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। कुछ और ही ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, वो कुछ अलग ही बीमारी उसमें लॉन्च हो जाएगी, है ना भाई। एक छोटा सा जीन भी अगर मिस्टेक हो जाता है ना तो कई सारी बीमारी उसमें होने लगती है। और यहाँ पे तो अब आधा अगर क्रोमोसोम ही ले लोगे सेल में आ जाएगा तो क्या बनेगा वो, है ना। तो इसीलिए हम पेयर ऑफ क्रोमोसोम में ही देखते हैं कि मियोसिस होता है। अच्छा, अब इसका सिग्निफिकेंस बताओ मियोसिस का। तो मैंने ऊपर ही बताया था कि सर अगर मैं ह्यूमन की बात करूं जिनमें कि डिप्लॉइड सेल होता है, इन मियोसिस जब होगा तो गैमेट्स बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। मेल बॉडी मेल गैमेट्स बनाएंगे स्पर्म, और फीमेल बॉडी फीमेल, जैसे कि मेल सेल है तो वो मेल गैमेट्स बनाएगा यानी कि स्पर्म, फीमेल सेल फीमेल गैमेट्स बनाएंगे यानी कि ओवम। तो ये बनाता है, फिर इन दोनों में फ्यूज़न होता है, फिर जाइगोट बनता है, वो तो बात की बात है ना। म्यूसिस की वजह से ही ये जो क्रोमोसोम का नंबर है ये जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रह पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे और चीज़ देखेंगे कि सर मियोसिस के वजह से जो 4 डॉटर सेल बनते हैं ना उनमें वेरिएशन देखने को मिलती है, जो कि इवोल्यूशन के लिए हेल्पफुल है ना। ये जो वेरिएशन है ना ये क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के हेल्प से होता है, और ये जो वेरिएशन है ये इवोल्यूशन के लिए हेल्पफुल है ना। इससे एडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवल कंडीशन बेहतर हो जाती है। अब समझेंगे कि सर ये जो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन है ये किन में होता है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में देखने को मिलते हैं। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, तो सेम साइज और सेम शेप के जो क्रोमोसोम होते हैं ना उसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब कि क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम फादर, क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम मदर, दिस इज कॉल्ड क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, अब जैसे कि ये वाला जो क्रोमोसोम है इनमें जो दोनों क्रोमेटिड है सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे क्योंकि सेम ही सेंट्रोमियर से अटैच है। इस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे क्योंकि सेम ही सेंट्रोमियर से अटैच है। लेकिन इन दोनों क्रोमोसोम के ये दोनों क्रोमेटिड्स को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे क्योंकि ये क्रोमेटिड अलग अलग सेंट्रोमियर से अटैच है। तो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन इन्हीं दोनों, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ना इन्हीं दोनों में होती है। ठीक है, अच्छा
कैसे होती है सर? तो देखो, जो क्रॉसिंग ओवर है वो कैसे होता है पहले ये समझो। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से क्रॉस बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस बन जाता है, ठीक है, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। अब रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन क्या है? तो जहाँ पे क्रॉस बनते हैं उस पार्ट पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज हो जाना, क्रॉसिंग एक्सचेंज हो जाना क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। ये रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेज एंजाइम के थ्रू होते हैं, है ना। ये न्यूक्लियस और लाइगेज, न्यूक्लियस क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को काटता है, उठाता है, और लाइगेज जो है एक दूसरे में पेस्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे ये रिकॉम्बिनेशन होते हैं ना उस साइट को रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन के हेल्प से ही वेरिएशन देखने को मिलती है, ये तो देख ही लिया था मैंने, है ना। अब मियोसिस देखते हैं कि सर, जैसे कि माइटोसिस को आपने समझा था, है ना, उसी तरह से आप मियोसिस को समझोगे कि सर मियोसिस एक्चुअल में कौन कौन फेजेस से होकर के गुजरता है। तो देखो, सबसे पहले तो सेल इंटरफेज में जाएंगे, यानी कि G1 फेज़, फिर एस फेज़, फिर G2 फेज़। उसके बाद मियोसिस होगा, जो कि 2 पार्ट में कंप्लीट होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 की बात करें तो इनमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, है ना। कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन सा पार्ट होता है? 4 पार्ट। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, सॉरी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है ना, ये 5 फेजेस में डिवाइड होते हैं: लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। फिर जब कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, उसके बाद इंटरकाइनेसिस होती है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, उसके बाद मियोसिस 2 होता है ना। इनमें भी सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस यानी कि प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। इस तरह से मियोसिस ख़त्म होता है। तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मियोसिस 1 को देखते हैं, क्योंकि इंटरकाइनेसिस तो सेमी होता है। मियोसिस 1 में देख लेते हैं। मियोसिस 1 में हम केवल कैरियोकाइनेसिस को ही समझेंगे, क्योंकि साइटोकाइनेसिस तो जस्ट उसी की तरह है। तो देखो, कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला आता है प्रोफेज 1। इनमें भी सबसे पहले आते हैं लेप्टोटिन। तो लेप्टोटिन जो है ये प्रोफेज की तरह ही है ना, यानी कि यहाँ पे भी सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देंगे, और जो डीएनए है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, या मतलब जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमोसोम इतना तो बन ही जाएंगे कि आप इसे लाइट माइक्रोस्कोप से देख सको, ठीक है। अच्छा, लेप्टोटिन के बाद आता है क्या? लेप्टोटिन के बाद आता है जाइगोटिन। तो जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, ये तीनों जो फेज़ हैं ये क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के लिए है। जाइगोटिन में क्या होता है? यहाँ पे सिनेप्सिस होते हैं, मतलब कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक पेयर में आते हैं, एक पेयर में बनते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक पेयर में कैसे आता है? तो यहाँ पे कुछ प्रोटीनेशियस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, यही होमोलोगस क्रोमोसोम को एक साथ जोड़े रखने का काम करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको ना बाईवेलेंट और टेट्रेड देखने को मिलेंगे। बाईवेलेंट इसलिए क्योंकि 2 क्रोमोसोम है, टेट्रेड इसलिए क्योंकि दोनों क्रोमोसोम के दो दो क्रोमेटिड हैं, इसलिए 4 क्रोमेटिड हो गए टोटल, इसलिए हम टेट्रेड कहते हैं। ओके, जाइगोटिन के बाद हम बात करेंगे किसकी? पैकेटिन। यहाँ पे क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यानी कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है एक दूसरे के ऊपर आकर के, मतलब कि जो बाईवेलेंट और टेट्रेड है वो और अच्छे से विजिबल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम ये एक दूसरे की और निकट आ जाता है पैकेटिन में। और पैकेटिन में एक चीज़ और है कि पैकेटिन जो है ना ये मोर टाइम टेकिंग है एज़ कम्पेयर टू लेप्टोटिन, जाइगोटिन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डिप्लोटिन की बात करूँ तो यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिससे कि होमोलोगस क्रोमोसोम में सेपरेशन हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन हुआ होता है ना उस पॉइंट पे क्रोमोसोम अभी भी अटैच होते हैं, और यहाँ पे एक शेप का काइज़मेटा देखने को मिलता है, एक शेप का काइज़मेटा देखने को मिलता है, ठीक है। डिप्लोटिन में एक बात ये है कि सर जो फीमेल एनिमल्स होते हैं ना उनमें जो oocyte होते हैं वो oocyte म्यूसिस 1 के इस डिप्लोटिन में कई महीनों और सालों तक रेस्ट में होते हैं, जब तक कि प्यूबर्टी ना आ जाए। जो ये वर्टिब्रेट oocytes होते हैं वो कई महीनों और सालों तक
डिप्लोटिन में रेस्ट में होते हैं, ठीक है, जब तक कि प्यूबर्टी ना आ जाए। ओके, डिप्लोटिन के बाद हम बात करेंगे डाइकाइनेसिस में। सर डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि जो एक सेप का काइजमेटा है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे सब कुछ डिसअपियर हो जाता है। एक्चुअल में जो डाइकाइनेसिस है ना, ये प्रोफेज के एंड की तरह है ना, जिस तरह से प्रोफेज के एंड पे होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे होता है। मतलब कि एक सेप का काइजमेटा है वो भी डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआरजीसी, ये तो डिसअपियर होंगे ही, है ना। डाइकाइनेसिस यानी कि प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेटाफेज 1 शुरू होता है। मेटाफेज 1 में क्या होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर के हेल्प से क्रोमोसोम को इक्वेटर पे अलाइन किया जाता है, जिससे कि 2 इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो बोलना भूल ही गया कि मेटाफेज 1 में ना जो सेंट्रियोल से वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। ये भी बोलना था जो कि भूल गए, कोई बात नहीं। एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में क्या होगा, तो एनाफेज में स्पिंडल फाइबर के हेल्प से दोनों क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स की तरफ खींचा जाता है, जिससे दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ओके, टीलोफेज 1 में क्या होता है, टीलोफेज 1 में ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं और थोड़े से ही डिकंडेंस होते हैं, क्योंकि ये इसे वापस म्यूसिस 2 में इंटर करना है, तो थोड़े से ही डिकंडेंस होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआरजीसी यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं वापस से, ठीक है। तो ये हमने कैरियोकाइनेसिस देख लिया मियोसिस 1 का। अब हम इंटर करेंगे मियोसिस 2 में, ये था कुछ, है ना। ओके, अब इंटर करेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 2 में भी कैरियोकाइनेसिस देखेंगे। तो आपने बताया था सर, हमने बताया था कि मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह है, तो इजी है। तो बताओ प्रोफेज 2 में क्या क्या होगा। सेंट्रियोल्स सबसे पहले, हाँ, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देगा। जो डीएनए डिकंडेंस हुआ था, मतलब जो क्रोमोसोम डिकंडेंस हुआ था टीलोफेज 1 में, वो यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा, है ना। अच्छा, वो यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा और प्रोफेज के एंड पे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआरजीसी ये रिपेयर हो जाएंगे वापस से, ठीक है। प्रोफेज 2 के बाद मेटाफेज 2 होता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे पहुँच जाएंगे, है ना। और क्या क्या होता है जी मेटाफेज 2 में, तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन तो प्रोफेज 2 में ही हो जाता है। यहाँ पे इस स्पिंडल फाइबर के हेल्प से क्रोमोसोम को इक्वेटर पे अलाइन किया जाता है, मतलब कि यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट या सेल प्लेट, सॉरी इक्वेटोरियल प्लेट देखने को मिलता है। इक्वेटोरियल प्लेट, सेल प्लेट नहीं, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट भी देखने को मिलता है। एनाफेज 2 में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर के हेल्प से क्रोमोसोम को खींचा जाता है, जिससे कि सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर जाते हैं और क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। टीलोफेज 2 में क्या होगा सर, यहाँ पे ये क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स पे पहुँच जाएंगे और डिकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि अपनी आइडेंटिटी को लॉस करना शुरू कर देगा और यहाँ पे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआरजीसी वापस से अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो सर हमारा कहानी हुआ ख़त्म सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का। ओके।